एल्डर आभा का ऐसे अचानक से आना आकर्ष की उम्मीद से परे था। गुरुकुल के प्रमुख ने बुलाया है। एल्डर आभा की बात सुनकर आकर्ष की भौहें तन गईं। चाहे माध्यमिक शिष्य हो या फिर प्राथमिक शिष्य, इनके लिए विभाग प्रमुखों से मिलना भी काफी मुश्किल था। पूरे गुरुकुल के प्रमुख से मिलने का तो छोड़ ही दो, और आज गुरुकुल के प्रमुख ने सामने से आकर्ष को मिलने बुलाया था। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया था कि मामला अब काफी आगे बढ़ चुका है। वैसे देखा जाए तो गुरुकुल के प्रमुख का इस मामले को अपने हाथों में लेना बिल्कुल भी अजीब नहीं था, क्योंकि जिस व्यक्ति की इस बार मृत्यु हुई थी वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो जलधारा शिखर के विभाग प्रमुख थे, जिनका न सिर्फ ओहदा बड़ा था बल्कि वो एक काफी शक्तिशाली योद्धा भी थे। इसलिए गुरुकुल के प्रमुख होने के नाते इस मामले में उनका खुद का हस्तक्षेप करना जरूरी भी था। मास्टर, मुझे नहीं पता कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु किस कारण से हुई है, लेकिन एक बात को लेकर मैं पूरी तरह से निश्चित हूं कि इसका आकर्ष के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। कन्वी ने एक चिंतित स्वर में एल्डर आभा से कहा। उसे डर था कि आकर्ष को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, इसलिए उसने एल्डर आभा के सामने आकर्ष का पक्ष लिया। कन्वी, तुम चिंता मत करो। अभी के लिए तो गुरुकुल के प्रमुख ने सिर्फ आकर्ष को मिलने के लिए बुलाया है। वो बस आकर्ष से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। विभाग प्रमुख धर्मेश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आकर्ष को ऐसे ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दिलीप चाहे कुछ भी क्यों न कहे, मामले की पूरी तरह से जांच किए बिना आकर्ष को कोई सजा नहीं देगा, एल्डर आभा ने कन्वी से कहा। एल्डर आभा सही कह रही है कन्वी, इस मामले को लेकर तुम्हें और दिया को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं होगा, आकर्ष ने कन्वी और दिया दोनों को आश्वासन देते हुए कहा। आकर्ष, कुछ शिष्यों से पूछने के बाद मुझे पता चला था कि तुम यहां पर आए हुए हो। अच्छा है कि तुम मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे बेवजह जलधारा शिखर पर तुम्हें बुलाने आना पड़ता। गुरुकुल के प्रमुख काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें और ज्यादा देरी करवाना सही नहीं है, इसलिए मेरे साथ चलो, एल्डर आभा ने आकर्ष से कहा। आकर्ष जानता था कि इस मामले को वह नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसने एल्डर आभा की बात मान ली। मैं भी साथ चलूंगी, कन्वी और दिया दोनों ने एक साथ कहा। आखिर में आकर्ष, एल्डर आभा, माया, दिया और कन्वी चारों के साथ लोहे के जंजीर वाले पुल को पार करके सूर्यागिरी शिखर पर आ गया और फिर वहां से गुरुकुल प्रमुख के निवास स्थान की तरफ चल पड़ा। अभी के समय अग्नि शिखर पर एक भी शिष्या नहीं थी। यहां तक कि सूर्यागिरी शिखर पर भी आने के बाद उसे बहुत ही कम शिष्य देखने को मिल रहे थे। लगता है सभी उस जगह पहले ही पहुंच चुके हैं जहां पर इस मामले को लेकर बैठक होने वाली है, आकर्ष ने एक अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। विभाग प्रमुख धर्मेश पूरे गुरुकुल में एक जाना माना नाम था। ऐसे में उनकी मृत्यु पर सभी प्राथमिक शिष्यों का आखिरी बार उनसे मिलने जाना स्वाभाविक था। अभी के समय पूरे गुरुकुल में जिन भी शिष्यों को विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु के बारे में पता चला था, वो सब के सब सूर्यागिरी शिखर के उस स्थान पर आ गए थे जहां पर बैठक होने वाली थी। दूसरों को तमाशा बनते देखना या फिर उनके बुरे समय को सभी के सामने एक तमाशा बनाना इंसानों की आदत होती है। अपनी खुशी से ज्यादा लोगों को दूसरों के दुख देखने में ज्यादा आनंद आता है, और यही आज विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु पर भी हो रहा था। उनसे मिलने आने वाले ज्यादातर शिष्य इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें उनकी मृत्यु पर दुख था, बल्कि वो बस इसलिए आए थे कि उन्हें यह जानना था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है उसे क्या सजा मिलती है। जब आकर्ष उन चारों महिलाओं के साथ बैठक वाले स्थान की तरफ जा रहा था, तभी किसी ने उसके पास आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एक संदेश भेजा, जिसमें उस इंसान ने आकर्ष से कहा था, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है या नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि चाहे स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, तुम्हें इस बात को अस्वीकार करना है कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु से तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है। यह संदेश सुनने के बाद आकर्ष एल्डर आभा की तरफ देखने लगा, क्योंकि संदेश भेजने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि एल्डर आभा ही थी।
मेरे बारे में इतना सोचने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर आभा। आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आकर्ष ने वापस आंतरिक ऊर्जा के द्वारा ही एल्डर आभा को संदेश भेजते हुए कहा। संदेश मिलने के बाद एल्डर आभा ने धीरे से अपना सर सहमति में हिलाया और फिर इस बारे में आगे कोई भी बात नहीं की। कन्वी एल्डर आभा के लिए उनकी खुद की बेटी की तरह थी, और क्योंकि आकर्ष कन्वी का होने वाला पति था, तो एक प्रकार से देखा जाए तो आकर्ष एल्डर आभा के ही परिवार का एक हिस्सा था। ऐसे में वो आकर्ष को सजा मिलते हुए कैसे देख सकती थी? अगर आकर्ष को कुछ भी हो जाता है तो कन्वी को संभालना उनके लिए मुश्किल होने वाला था। जब आकर्ष उन चारों महिलाओं के साथ बैठक वाले स्थान पर पहुंचा तो भले ही वह स्थिति के लिए पहले से तैयार था, लेकिन फिर भी अपने सामने का नजारा देख वो अपने आप को हैरान होने से रोक नहीं पाया। इस समय उसके सामने गुरुकुल के सभी 6 विभागों के प्राथमिक शिष्य खड़े थे, लेकिन किसी की भी आंखों में दुख का कोई भाव नहीं था, बल्कि सभी बड़े ही उत्साहित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग किसी अंतिम बार विभाग प्रमुख धर्मेश से मिलने नहीं, बल्कि उनकी इस स्थिति पर चर्चा करने आए हैं। इन प्राथमिक शिष्यों के अलावा आकर्ष की नजर जब आसमान की ओर गई तो उसने पाया कि आसमान में कुछ 10 से अधिक योद्धा हवा में खड़े हैं। यह सभी योद्धा शून्य के मंडल के योद्धा थे, जिनके पास हवा में उड़ने की योग्यता थी। इन सभी योद्धाओं का नेतृत्व एक मध्य अवस्था का आदमी कर रहा था, जिसने हल्के नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। इस मध्य अवस्था के आदमी ने अपने हाथ पीछे की तरफ बांध रखे थे और आंखें बंद करके किसी के आने का इंतजार कर रहा था। यह जरूर इस सप्तशौर्य गुरुकुल के प्रमुख होने चाहिए। आकर्ष ने उस मध्य अवस्था के आदमी की पहचान का अंदाजा लगाते हुए अपने आप से कहा। आकर्ष ने आज से पहले गुरुकुल के प्रमुख को देखा तो नहीं था, मगर उनका नाम जरूर सुना था। सप्तशौर्य गुरुकुल के प्रमुख का नाम था वर्धमान सिंह राठौड़। ये तो आकर्ष है ना? आकर्ष कहां पर? अचानक से पूरी भीड़ में आकर्ष को लेकर एक कौतूहल सा मच गया। देखते ही देखते सभी का ध्यान आकर्ष पर चला गया और सभी सामने से हटकर उसे आगे आने का रास्ता देने लगे। अधिकांश शिष्यों की आंखों में इस समय आकर्ष को लेकर एक डर का भाव था। दिलीप ने वहां मौजूद सभी लोगों को पहले ही यह बता दिया था कि उसके पिता धर्मेश की मृत्यु का असली कारण आकर्ष है। पहले तो अधिकांश शिष्यों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर विभाग प्रमुख धर्मेश के मृत शरीर को देखने के बाद सभी के दिल में आकर्ष को लेकर एक डर बैठ गया। उन सभी का यही सोचना था कि अगर आकर्ष विभाग प्रमुख धर्मेश जैसे शक्तिशाली योद्धा को मरवा सकता है तो ऐसे इंसान से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। आकर्ष ने जब सभी शिष्यों की आंखों में अपने प्रति डर का भाव देखा तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। एक प्रकार से देखा जाए तो उन सभी का आकर्ष से डरना आकर्ष के लिए ही फायदेमंद था। कम से कम अब से कोई प्राथमिक या माध्यमिक शिष्य उसे अपना निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं करेगा। वैसे तो मानव स्वभाव होता है कि दूसरे के कोई भी काम पर अपनी तरफ से टिप्पणी दे, लेकिन आज आकर्ष को लेकर किसी ने भी कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि कोई भी बेवजह आकर्ष का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था। जब आकर्ष भीड़ को चीरते हुए आगे आया तो उसकी नजर सबसे पहले दिलीप पर पड़ी, जो अपने पिता धर्मेश के मृत शरीर के पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। धर्मेश का पूरा शरीर काला पड़ चुका था और उनके अधिकांश अंगों से खून इस प्रकार बाहर आ रहा था जैसे किसी ने सुई के द्वारा उनके पूरे शरीर पर छोटे छोटे छेद कर दिए हों। उनका शरीर ऐसा बन गया था कि वो किसी के भी आंखों में चुभ जाए। कोई भी एक बार से ज्यादा उनके मृत शरीर की तरफ देखना नहीं चाह रहा था। तो मेरा अंदाजा सही था। आकर्ष ने विभाग प्रमुख धर्मेश के मृत शरीर की ओर देखते हुए अपने आप से कहा। बिना किसी को पता चले हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु आखिर किस कारण से हुई है। कुछ ही देर में उसे अपने सवाल का जवाब मिल गया। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, विभाग प्रमुख धर्मेश की मृत्यु का असली कारण उसका बताया वह जहरीला फल ही था। ऐसा कहा जा सकता था कि वाकई इस बार विभाग प्रमुख धर्मेश की किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, जो उन्हें इतना दुर्लभ और खतरनाक फल इतनी आसानी से मिल गया था।
आकर्ष! दिलीप की नजर जब आकर्ष पर पड़ी तो एकदम से उसका खून खौल उठा। उसकी आंखों में आकर्ष को लेकर नफरत का भाव साफ देखा जा सकता था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही हो मेरे पिता के हत्यारे। तुम ही ने उनकी जान ली है और इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। दिलीप ने एक बहुत ही कर्कश आवाज में आकर्ष पर आरोप लगाते हुए कहा। इसके बाद उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि आखिर उसके पिता की मृत्यु का आकर्ष से क्या संबंध है। पूरे समय वह सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहा था कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है और आकर्ष को मृत्युदंड मिलना चाहिए। कुछ देर तक इसी तरह चीखने और चिल्लाने के बाद जब दिलीप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाया तो वह एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पूरी रफ्तार के साथ आकर्ष पर जानलेवा प्रहार करने के लिए उसकी तरफ भागा। उसके सिर के ऊपर इस समय पूरे 120 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो रखी थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, आकर्ष को खत्म करने के लिए उसने अपने पिता की दी हुई वह नीले रंग की तलवार भी निकाल ली थी, जो कि एक छठे स्तर का जादुई हथियार था। उस हथियार के प्रकट होते ही उसने दिलीप की शक्ति में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दिलीप के सिर के ऊपर 40 अतिरिक्त हाथियों की परछाइयां प्रकट हो गईं। इस प्रकार से अब दिलीप के पास पूरे 160 हाथियों की ताकत आ चुकी थी, जो कि किसी भी सृष्टिमंडल के 9वें स्तर के योद्धा को हराने के लिए पर्याप्त थी, सिर्फ एक को छोड़कर। वैसे तो आकर्ष चाहता तो अभी और इसी वक्त दिलीप का काम तमाम कर सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने दिलीप के उस प्रहार से अपना बचाव करने की भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके कुछ करने से पहले ही कोई और उसे बचाने आगे आ जाएगा। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इससे पहले कि दिलीप आकर्ष के करीब भी पहुंच पाता, एक तेज हवा का झोंका आया जिसने दिलीप को पीछे की तरफ धकेल दिया। यहां पर तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण जानने के लिए बैठक हो रही है, तुम्हारा तमाशा देखने के लिए नहीं। खुद गुरुकुल के प्रमुख के होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना उनसे अनुमति लिए हुए किसी और पर प्रहार करने की। यह मत भूलो कि तुम अभी भी गुरुकुल की सीमा के अंदर खड़े हो और गुरुकुल का नियम कहता है कि तुम किसी भी शिष्य पर जानलेवा प्रहार नहीं कर सकते हो। तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर आज मैं इसे माफ कर रही हूं, लेकिन अगर फिर से तुमने यह गलती दोहराई तो तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण जानने से पहले तुम खुद मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। एल्डर आभा की एक बहुत ही कर्कश आवाज सभी को सुनाई दी। जिस हवा के झोंके ने दिलीप को पीछे की ओर धकेला था, वो असल में एल्डर आभा के द्वारा ही किया गया प्रहार था। अपनी बात खत्म करने के बाद एल्डर आभा ने भी अपने शून्य के मंडल की ताकत का इस्तेमाल किया और हवा में जाकर बाकी सभी एल्डरों के साथ खड़ी हो गई। आकर्ष! दिलीप की आंखों में अभी भी आकर्ष के लिए नफरत का भाव साफ देखा जा सकता था। उसे इस समय आकर्ष पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसने फिर से प्रहार करने की गलती नहीं की। दिलीप अब उसके लिए कोई भी खतरा नहीं था, इसलिए आकर्ष ने दिलीप को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सभी एल्डरों के सामने हवा में खड़े उस नीले रंग के कपड़े पहने मध्य अवस्था के आदमी की तरफ देखने लगा। वर्धमान सिंह राठौड़ अभी भी अपनी आंख बंद करके खड़े थे। चेहरे से वह इस समय बिल्कुल शांत लग रहे थे, लेकिन आकर्ष जानता था कि वर्धमान सिंह उसके पहले बोलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रणाम गुरुकुल प्रमुख। कुछ क्षण तक वर्धमान सिंह राठौर की तरफ देखने के बाद आकर्ष ने एक शांत स्वर में प्रणाम किया। वर्धमान सिंह राठौर जैसे शक्तिशाली योद्धा के सामने खड़े होने के बावजूद भी आकर्ष ने अपना सर नहीं झुकाया था, ना ही उसने बाकियों की तरह घुटनों के बल बैठकर प्रणाम किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुकुल प्रमुख का अपमान करने की? ठीक इसी समय एक बहुत ही कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर आकर्ष समझ गया था कि यह आवाज किसकी है, मगर फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आकर्ष को इतना शांत देख आखिरकार वर्धमान सिंह के पीछे खड़ी एल्डरों की भीड़ में से एक मध्य अवस्था का आदमी बाहर आया। यही वह इंसान था जो आकर्ष पर अभी चिल्लाया था। आकर्ष, गुरुकुल प्रमुख को प्रणाम करते समय तुमने अपना सर क्यों नहीं झुकाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि तुम सबसे बड़े हो गए हो और गुरुकुल प्रमुख तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है? उस मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष पर वर्धमान सिंह का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा। क्या तुम थोड़ा स्पष्ट करोगे
कि मैंने किस प्रकार से गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है, एल्डर अम्बरीश? आकर्ष ने उस मध्य अवस्था के इंसान की तरफ देखते हुए पूछा। आकर्ष पर आरोप लगाने वाला यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर अम्बरीश ही था, उसका पुराना दुश्मन। क्या अब भी मुझे स्पष्ट करने की कोई जरूरत है? यहां पर मौजूद प्रत्येक शिष्य ने देखा है कि तुमने गुरुकुल प्रमुख को प्रणाम करते समय अपने सर को नहीं झुकाया था। सर झुकाने का मतलब होता है किसी को सम्मान देना। अब जब तुमने सम्मान नहीं दिया है तो यह एक प्रकार से गुरुकुल प्रमुख का अपमान ही हुआ ना, एल्डर अम्बरीश ने एक कर्कश आवाज में कहा। आकर्ष के बाकी दुश्मनों की तरह एल्डर अम्बरीश भी काफी लंबे समय से आकर्ष को अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे कोई अच्छा अवसर नहीं मिल रहा था। आज जब उसे इतना अच्छा अवसर मिल गया था तो वो इसे भला अपने हाथों से कैसे जाने देता। सूर्यागिरी शिखर पर इस समय कई हजार शिष्यों की भीड़ खड़ी थी, लेकिन फिर भी पूरे वातावरण में इतना सन्नाटा छाया हुआ था जैसे शिखर पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। पूरे शिखर पर इस समय सिर्फ एल्डर अम्बरीश के ही शब्द सुनाई दे रहे थे। सभी शिष्यों की नजर इस समय आकर्ष पर थी। सभी जानना चाहते थे कि आखिर आकर्ष इस मुसीबत से अब कैसे निपटेगा, क्योंकि गुरुकुल में सबसे ऊंचा स्थान गुरुकुल के प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ का था और उनका अपमान करने का मतलब था पूरे गुरुकुल का अपमान करना। इसने मेरे सामने सर नहीं झुकाया था, मैंने तो इस बात को टाल दिया था, लेकिन इसने गुरुकुल प्रमुख के सामने भी सर नहीं झुकाया है। यह आखिर करना क्या चाहता है? विभाग प्रमुख मानव ने एक चिंतित स्वर में अपने आप से कहा। तो यह है वह लड़का जिसके बारे में मेरी दिया दिन रात सोचती रहती है। ऐसी स्थिति में भी उसके चेहरे पर घबराहट और डर का कोई भी भाव नहीं है। देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी स्थिति इसी के नियंत्रण में है। लेकिन यह इतना शांत कैसे है? क्या इसने पहले से ही अपने बचाव का कोई तरीका सोच रखा है? एल्डर आभा के पास ही में खड़ी एक दूसरी महिला ने बड़ी ही रुचि के साथ आकर्ष की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा। वो जितना आकर्ष को देख रही थी, आकर्ष को जानने की उसकी जिज्ञासा उतनी ही अधिक बढ़ रही थी। जिस योद्धा की पहचान का सहारा लेकर एल्डर अम्बरीश इस समय आकर्ष पर चिल्ला रहा था, वो योद्धा अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। वर्धमान सिंह राठौड़ ने कुछ कहना तो दूर, अभी तक अपनी आंखें तक नहीं खोली थीं। शायद वो चाहते थे कि आकर्ष खुद ही इस स्थिति से बाहर निकले। हाँ हाँ हाँ, सभी की नजर अपने ऊपर देख आकर्ष ने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। आज पहली बार उसकी हंसी में एक अलग प्रकार का भाव दिख रहा था। इसमें तिरस्कार और घमंड का मिश्रित भाव था। कुछ शिष्य जिन्होंने आज से पहले आकर्ष को इस प्रकार से हंसते देखा था, उसकी हंसी सुनते ही उन सबको समझ में आ गया था कि जरूर कुछ तो होने वाला है। वही बाकी के शिष्य जो आज पहली बार आकर्ष को देख रहे थे, उनके हिसाब से आकर्ष एक पागल था। तुमने सही कहा एल्डर अम्बरीश, मैंने वाकई आज गुरुकुल के प्रमुख का अपमान किया है। प्रणाम करते समय मेरे मन में उनके लिए कोई भी सम्मान की भावना नहीं थी। आकर्ष ने हंसना बंद किया और एल्डर अम्बरीश से कहा, मेरे मन में गुरुकुल प्रमुख के लिए वाकई कोई सम्मान की भावना नहीं थी। आकर्ष के कहे यह शब्द बिजली की गर्जना की भांति सभी को सुनाई पड़े थे। पूरा वातावरण बिल्कुल पहले की भांति एक बार फिर से शांत हो चुका था। किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आकर्ष ने सभी के सामने इस बात को स्वीकार किया है। इस समय सिर्फ गुरुकुल के शिष्य ही नहीं, बल्कि सभी एल्डर भी आकर्ष का यह जवाब सुनकर हैरान थे। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ अभी भी अपनी आंख बंद करके खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस स्थिति से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ एल्डर ऐसे भी थे जिन्हें आकर्ष की कही यह बात कांटे की भांति चुभ गई थी। इनमें सबसे पहला एल्डर तो एल्डर अम्बरीश ही था। यह आकर्ष क्या करना चाह रहा है? विभाग प्रमुख मानव ने एक बार फिर से एक चिंतित स्वर में अपने आप से कहा। एल्डर आभा के पास ही में खड़ी वह महिला भी इस समय आकर्ष की बातें सुनकर हैरान थी। हालांकि उसे यह तो पता नहीं था कि आकर्ष क्या करना चाह रहा है, लेकिन एक बात को लेकर उसके मन में निश्चितता थी कि आकर्ष बिना सोचे समझे तो कोई भी कदम नहीं उठाने वाला है। एल्डर आभा भी इस समय आकर्ष के लिए काफी चिंतित थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आकर्ष इस तरह से सभी के सामने इस बात को स्वीकार करेगा कि उसने गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है।
शुरुआत के कुछ क्षण तक तो सब कुछ सही रहा, मगर फिर वो सभी बातूनी शिष्य जिन्होंने अपना मुंह इतने समय से बंद कर रखा था, अब आकर्ष का उपहास उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। लगता है यह आकर्ष पागल हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो ठीक है, हो सकता है इसने गलती से गुरुकुल प्रमुख का अपमान कर दिया है, पर इसे सभी के सामने इस बात को स्वीकार करने की क्या जरूरत थी? ऐसा करके तो इसने खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से है। क्या इसे सच में लगता है कि इसके पास थोड़ी अधिक प्रतिभा है तो यह किसी का भी अपमान कर सकता है? बाकी सबका अपमान करता तो समझ में भी आता, पर इसने तो गुरुकुल प्रमुख का ही अपमान कर दिया है। अब तो इसका मरना निश्चित है। आज देखना, अगर इसका सर नहीं कटा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सप्त शौर्य गुरुकुल के सभी शिष्य धीमी आवाज में आकर्ष के बारे में टिप्पणियां करने लगे। बहुत से शिष्यों के मन से आकर्ष का डर पूरी तरह से गायब हो गया था, क्योंकि जहां तक उन्हें लग रहा था तो आज आकर्ष का मरना निश्चित है, और जो इंसान मरने वाला है उससे किस प्रकार का डर। वैसे सभी को ऐसा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि पूरे गुरुकुल के इतिहास में आकर्ष ऐसा पहला योद्धा था जिसने सभी के सामने अपनी गलती को ऐसे स्वीकार किया था। एक बार के लिए मना करने के बाद उसके बचने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन स्वीकार करने के बाद उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। एक योद्धा के द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द की कीमत होती थी, और आज सभी को पता चलने वाला था कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि सच्चाई भी है। आकर्ष, मालिक। कन्वी और दिया, जो कि आकर्ष के ठीक पीछे ही खड़ी थीं, दोनों के चेहरे पर इस समय आकर्ष के लिए चिंता का भाव साफ दिखाई दे रहा था। माया, जो कि इस समय कन्वी के पास ही में खड़ी थी, उसके चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आया हुआ था। यह आकर्ष को क्या हो गया है? क्या उसे अपने जीवन से प्यार नहीं है? दर्शन, श्रवण और ऐसे ही बाकी योद्धा जिनके आकर्ष के साथ संबंध अच्छे थे, उन सब के मन में भी इसी प्रकार के सवाल चल रहे थे। वैसे कुछ ऐसे शिष्य भी थे जो आकर्ष की इस स्थिति पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जैसे दिलीप और सुमेर। मुझसे तो तुम बच गए आकर्ष, पर अब गुरुकुल प्रमुख से कैसे बचोगे? मैं नहीं तो कोई और सही, कम से कम किसी के हाथों तो तुम्हारी मृत्यु हो रही है। दिलीप ने मन ही मन में खुश होते हुए अपने आप से कहा, इसका तो मरना आज तय है। क्या इसे अभी भी यह लगता है कि गुरुकुल प्रमुख का अपमान करने के बाद यह जिंदा बच सकता है? दिलीप की भांति सुमेर ने भी मन ही मन में अपने आप से कहा, क्या कहा तुमने? क्या तुम सच में इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि तुमने गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है? लगता है तुम्हारे मन में हमारे गुरुकुल को लेकर कोई भी सम्मान की भावना नहीं है। ऐसे शिष्य को गुरुकुल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा हमारे गुरुकुल प्रमुख का अपमान करके तुमने गुरुकुल का नियम तोड़ा है, इसलिए सजा के रूप में तुम्हारे ऊर्जा कोष को नष्ट किया जाना चाहिए। एल्डर अमरीश ने एक कर्कश आवाज में कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद वो आकर्ष पर प्रहार करने के लिए तैयार होने लगा। उसके सिर के ऊपर इस समय 2000 हाथियों की परछाइयां प्रकट हो रखी थीं, जो इस ओर इशारा कर रही थीं कि एल्डर अमरीश अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने वाला है। एल्डर अमरीश के चेहरे पर इस समय एक शैतानी मुस्कुराहट आई हुई थी। आती भी कैसे नहीं, आकर्ष को खत्म करने का उसे इतना सुनहरा मौका जो मिल गया था। एल्डर अमरीश प्रहार करने वाला ही था कि ठीक तभी, एल्डर अमरीश, तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है, पर जहां तक मुझे याद है तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो तुम मुझे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बताते कि मैंने कब और कैसे गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया? आकर्ष ने एल्डर अमरीश को उलझन में डालने के लिए शब्दों का खेल खेलते हुए कहा। उसने जानबूझकर अपनी बात को बदला था ताकि पहले तो एल्डर अमरीश को गुस्सा दिला सके, और बाद में जब उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंचने वाला हो तब उसके गुस्से को प्रश्न पूछकर फिर से ठंडा कर दे। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आकर्ष का सवाल सुनकर एल्डर अमरीश गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। इतना तो उसे भी पता था कि आकर्ष उसके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी उसकी आंखों के सामने आकर्ष ने इस बात को स्वीकार किया था कि उसने गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है, और अब वो फिर से उसी से सवाल पूछ रहा था कि मैंने ऐसा कब किया।
आकर्ष का सवाल सुनकर आसपास खड़े सभी शिष्य भी स्तब्ध रह गए। उनके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत कठिन था कि आकर्ष जैसा योद्धा सभी के सामने इतनी बेशर्मी दिखाएगा। वो सभी के सामने अपने कहे गए शब्दों से पलट गया था। सबसे पहले तो उसने कहा कि उसने गुरुकुल प्रमुख का अपमान नहीं किया है। फिर उसने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, उसने अपमान किया है। और अब जब एल्डर अमरीश उस पर प्रहार करने वाला ही था, वो एक बार फिर से अपने कहे शब्दों से पलट गया था। आकर्ष के इस प्रकार के सवाल जवाब सुनने के बाद आखिरकार वर्धमान सिंह राठौड़, जो कि इतने समय से अपनी आंखें बंद करके खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और बड़े ही रुचि के साथ आकर्ष की तरफ देखने लगे। वैसे तो उन्होंने आज से पहले आकर्ष को कभी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने पहली नजर में पहचान लिया था कि उनके आगे खड़े इतने सारे शिष्यों में से आकर्ष कौन है। गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य के बारे में उन्होंने बहुत समय पहले ही सुन लिया था। आए दिन उन्हें आकर्ष के बारे में खबर सुनने को मिलती रहती थी। यह आखिर करना क्या चाहता है? कहीं इसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया है ताकि मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके? वर्धमान सिंह राठौड़ ने मन ही मन में अपने आप से पूछा। आकर्ष, मेरे साथ यह शब्दों का खेल खेलना बंद करो। यह मत सोचना कि अगर तुम मेरे साथ शब्दों का खेल खेलोगे तो जो अपराध तुमने किया है उसे क्षमा कर दिया जाएगा। तुमने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि तुम्हारे मन में विभाग गुरुकुल प्रमुख के प्रति कोई भी सम्मान की भावना नहीं है। अब तुम अपने कहे शब्दों से पलट नहीं सकते। एल्डर अमरीश ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हुए कहा। एल्डर अमरीश, किसी का अपमान या सम्मान किसी के स्वीकार करने या न करने से नहीं होता है। अगर मैंने कहा है कि मेरे मन में गुरुकुल प्रमुख के प्रति कोई सम्मान की भावना नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं, आकर्ष ने कहा। इसका मतलब यही है। अब अपनी बात को बदलने की कोशिश मत करो। तुमने गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। आज मैं तुम्हारे ऊर्जा कोष को सभी के सामने नष्ट करके सभी को यह सीख दूंगा कि गुरुकुल में जो कोई भी गुरुकुल प्रमुख का अपमान करेगा उसकी हालत यही होगी। एल्डर अमरीश ने एक कर्कश आवाज में कहा और फिर अगले ही पल आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन इससे पहले कि वो आकर्ष को कोई हानि पहुंचा पाता, अचानक से उसके सामने दो और योद्धा आकर खड़े हो गए, जिन्हें देखने के बाद एल्डर अमरीश के पांव अपने आप अपनी जगह पर रुक गए। आकर्ष की सुरक्षा के लिए अगर कोई एल्डर आता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए दो ऐसे लोग आए थे जिनसे सीधा टकराने की हिम्मत एक बार के लिए तो एल्डर अमरीश भी नहीं कर सकता था। यह दोनों लोग थे पृथ्वी विभाग के विभाग प्रमुख मानव और अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख नयनतारा। उन दोनों को देखने के बाद एल्डर अमरीश को यह बात तो समझ में आ गई थी कि अब वो आकर्ष को तब तक तो कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि गुरुकुल प्रमुख उसका पक्ष न ले। उसे अब इस बात का पछतावा होने लगा कि उसने जल्दी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी थी। अगर वह समय रहते प्रतिक्रिया दे देता तो मानव और नयनतारा बीच में नहीं आ पाते और वो आकर्ष को खत्म करने में सफल हो जाता। यह दिया की मास्टर है, यानी कि अग्नि विभाग के विभाग प्रमुख। आकर्ष ने अपने सामने प्रकट हुई महिला को बड़े ध्यान से देखते हुए अपने आप से कहा। इस महिला को उसने पहले भी देखा था। जब एल्डर आभा उसके पास से दूर गई थी तब उसने इस बात पर गौर किया था कि एल्डर आभा हवा में उड़ने के बाद इस महिला के पास जाकर खड़ी हुई थी। इसी से उसने अंदाजा लगाया था कि हो ना हो यह महिला अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख होनी चाहिए। धन्यवाद विभाग प्रमुख। कुछ देर तक सोचने के बाद आकर्ष ने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख नयनतारा के पास एक संदेश भेजा। आकर्ष का ऐसे अचानक से संदेश पाकर विभाग प्रमुख नयनतारा कुछ क्षणों तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष ने ऐसे समय में उन्हें धन्यवाद किस बात का दिया है। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद कह रहे हो? अग्नि विभाग की विभाग प्रमुख नयनतारा ने आकर्ष के पास वापस संदेश भेजा और पूछा। मैं आपको इसलिए धन्यवाद कह रहा हूं क्योंकि अगर आप सही समय पर आगे नहीं आती तो यह जंगली कुत्ता अब तक मुझे काट चुका होता। आकर्ष ने जवाब दिया। जंगली कुत्ता?
नयनतारा को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि आकर्ष इस नाम से किसे संबोधित कर रहा है, लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि आकर्ष एल्डर अमरीश को संबोधित कर रहा है तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। एल्डर अमरीश से तुम बाद में भी निपट सकते हो, पहले अपने आप को बचाने पर ध्यान दो। अभी तुमने जो रायता फैलाया है उसे साफ करने में तुम्हें काफी समस्या होने वाली है। विभाग प्रमुख नयनतारा ने आकर्ष से कहा। मैं समझ गया। आकर्ष ने पहले विभाग प्रमुख नयनतारा की बात का जवाब दिया और फिर एल्डर अमरीश की तरफ देखते हुए कहा, एल्डर अमरीश, तुमने कहा कि मैंने गुरुकुल प्रमुख के सामने अपना सर नहीं झुकाया है, इसलिए मैंने उनका अपमान किया है। अगर इस बात के लिए मैं गुरुकुल प्रमुख का अपराधी हूं तो तुम भी तो उनके अपराधी हुए। तुमने भी तो गुरुकुल प्रमुख का अपमान किया है। क्या तुम्हारे मन में गुरुकुल प्रमुख के लिए सम्मान की भावना है? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ आकर्ष, तुम्हारी यह चाल मुझ पर काम नहीं करने वाली। और रही बात गुरुकुल प्रमुख के प्रति सम्मान की भावना रखने की, तो निसंदेह मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही ज्यादा सम्मान की भावना है, एल्डर अमरीश ने जवाब दिया। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जहां तक मैं देख पा रहा हूं तो तुम सिर्फ अपने शब्दों से गुरुकुल प्रमुख की प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे हो। वास्तव में तुम्हारे मन में गुरुकुल प्रमुख के प्रति कोई भी सम्मान की भावना नहीं है, आकर्ष ने कहा। आकर्ष की यह बात सुनकर एल्डर अमरीश का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। वो अपनी सफाई में कुछ कहने वाला ही था कि आकर्ष ने उसे बीच में टोका और वर्धमान सिंह राठौर की तरफ देखते हुए पूछा, गुरुकुल प्रमुख, क्या आपके गुरुकुल में एक शिष्य को रहने का अधिकार तब तक ही है जब तक कि वो आपका सम्मान करता है? क्या सच में गुरुकुल में ऐसा कोई नियम है जो यह कहता है कि अगर कोई शिष्य आपका सम्मान नहीं करता है तो उसका ऊर्जा कोष नष्ट कर देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सम्मान सिर्फ उसे दिया जाता है जिसके पास सम्मान प्राप्त करने के गुण हो। जब योद्धा के पास अच्छी योग्यता, अच्छी प्रतिभा और अच्छे गुण होंगे तो लोग अपने आप उसका सम्मान करने लगेंगे। इसके लिए किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर किसी इंसान के प्रति आपके मन के अंदर सम्मान की भावनाएं, तो आपको किसी के सामने इस बात को साबित करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि आप उस इंसान का सम्मान करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर झुकाने से किसी को सम्मान दिया जाता है तो माफ करें, पर मैं आप में से किसी को भी ऐसा सम्मान नहीं देने वाला। आकर्ष की पूरी बात सुनने के बाद एल्डर अमरीश के चेहरे के भाव कठोर हो गए। इतना तो वह भी समझ पा रहा था कि आकर्ष शब्दों के इस खेल में कहीं ना कहीं उसे अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आकर्ष, इससे तुम क्या साबित करना चाहते हो? एल्डर अमरीश ने एक गुस्से से भरी आवाज में पूछा। इस समय अगर विभाग प्रमुख मानव और विभाग प्रमुख नयनतारा आकर्ष के पास खड़े नहीं होते तो वो कब का आकर्ष के टुकड़े कर चुका होता। बस बहुत हो गया। ठीक इसी समय एक बहुत ही शांत आवाज सभी को सुनाई पड़ी। एल्डर अमरीश, तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम दूसरों को कुछ शिक्षा देने से पहले अपने आप पर काम करो। अगर मैंने फिर से तुम्हें ऐसी छोटी बातों को लेकर किसी को निशाना बनाते देखा तो फिर तुम्हें सजा मैं खुद दूंगा। वर्धमान सिंह राठौड़ ने एक बहुत ही शांत स्वर में एल्डर अमरीश से कहा। भले ही उनकी आवाज शांत थी, मगर हर कोई साफ महसूस कर पा रहा था कि वर्धमान सिंह राठौड़ एल्डर अमरीश को प्रत्यक्ष रूप से धमकी दे रहे हैं। मैं समझ गया गुरुकुल प्रमुख, आगे से आपको मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एल्डर अमरीश ने अपना सर झुकाया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा। इस समय उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो आकर्ष को जान से मार देना चाहता था, मगर वो हालात के सामने मजबूर था। गुरुकुल प्रमुख तक ने अब उसे पीछे हटने को कह दिया था, फिर वो आगे कैसे बढ़ सकता था? एल्डर अमरीश को धमकी देने के बाद गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने आकर्ष की तरफ देखा। आकर्ष अभी भी पहले की भांति बिल्कुल शांत था। वर्धमान सिंह की नजर आकर्ष पर देख सभी शिष्य अपनी सांस रोककर खड़े हो गए। सभी को बस एक ही सवाल का जवाब जानना था कि गुरुकुल प्रमुख अब आकर्ष से क्या कहेंगे। आकर्ष सिंघानिया, तुम्हें गुरुकुल में आए हुए 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस पूरे समय में तुमने कई बार जीवन और मृत्यु के अखाड़े में प्रवेश किया है
और हर बार अपने प्रतिद्वंदियों की जान ली है। सबसे पहले 4 प्राथमिक शिष्य और चारों ही तुमसे अधिक शक्तिशाली थे। फिर 2 माध्यमिक शिष्य और यह दोनों भी तुमसे शक्तिशाली थे। ऊर्जा स्तर में पीछे होने के बावजूद भी तुमने मेरे गुरुकुल के 6 शक्तिशाली योद्धाओं को खत्म कर दिया है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करूं या फिर तुम्हें दंड दूं। गुरुकुल प्रमुख वर्धमान सिंह राठौड़ ने एक शांत स्वर में कहा। भले ही उनकी आवाज बहुत ज्यादा शांत थी, मगर फिर भी सभी शिष्य उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। जैसा कि गुरुकुल प्रमुख में अभी बताया था, आकर्ष के प्रसिद्ध होने की सबसे बड़ी वजह यह मुकाबले ही थे। जब गुरुकुल प्रमुख ने अपनी बात को कहना शुरू किया था, तब बहुत से शिष्यों को ऐसा लग रहा था कि गुरुकुल प्रमुख आकर्ष की प्रशंसा कर रहे हैं। पर जब उन्होंने अपनी बात खत्म की तो सभी सोच में पड़ गए कि अब गुरुकुल प्रमुख आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं। उनकी बात से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो खुद भी अभी इस सोच में डूबे हुए हैं कि उन्हें आकर्ष को सजा देनी चाहिए या फिर पुरस्कार। इधर आकर्ष के चेहरे के भाव में अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन हां, गुरुकुल प्रमुख की बात सुनने के बाद उसे एक बात समझ में आ गई थी कि गुरुकुल प्रमुख काफी समय से उस पर नजर रखे हुए हैं।